मैं तुझे टूट कर चाहूँ, ज़नीरा बानो, किस्त नंबर 11। उसे बहुत दुख हुआ कि उसने फिर रोते हुए सोए सोए यार से वापसी का रुख किया। उसे मज़ीद दुख हुआ जब उसने बिलाल को लॉन्ज में सोफ़े पर टाँगे पसारे लैपटॉप गोद में रखे बैठे देखा। वो रोते हुए बिलखते हुए कमरे की जानिब भागी थी और बिलाल ने उसे देख लिया था। वो इसे हमेशा यूं ही तही दामन सा, शिकस्त खुर्दा सा क्यों देख लेता था? फिर इस पर मुतज़ाद वो इसका एहतसाब क्यों नहीं करता था? उसे रोता देखकर मज़ीद नहीं रुलाता था। हस्बे मामूल तंज़ नहीं करता था। वो कुछ कहे बगैर बैग फेंक कर कमरे में आई मुकीद हो गई। प्याला हाथों में गिराए वो बिस्तर पर गिर गई। फिर उठ बैठी। अलवीना को आज तस्लीम करना था कि वो हमेशा सच कहता आया था। उसने आईपॉड उठाया और अपनी आंखों के सामने रख लिया। तुमने सही कहा था। तुमने सही कहा था जब कहा कि वो एक खुदगर्ज़ इंसान है। वो वाक़ई खुदगर्ज़ है, बेवफ़ा है और इंतहाई एहसान फ़रामोश है। वो सब कहकर दिल हल्का कर लेना चाहती थी, लेकिन मुखातिब दूसरी जानिब मौजूद था। आगे ही लम्हे जवाब मिला था। कौन सा इंसान खुदगर्ज़ नहीं होता मिस जहांदाद? कौन सा मर्द बेवफ़ा नहीं होता? उसने कहा कि मैं उसके दिल में कहीं नहीं हूँ। क्या इतनी जल्दी कोई किसी को दिल से खुरच कर फेंक देता है? क्या कोई लम्हों में किसी को बेवक़्फ़ कर सकता है? मोहब्बत तो जावदानी है। फिर वो यूँ मोहब्बत का जनाज़ा कैसे निकाल सकता है? शायद वो गुस्से में था। शायद वो सब गुस्से में कह गया। गुमनाम आदमी कह रहा था। अलवीना बिफर गई। गम और गुस्सा एक तरफ हो गया। उसने मेरे साथ बेवफ़ाई की। मुझे इतना अरसा इस्तेमाल किया। अपनी असली मोहब्बत की आड़ में मुझे इस्तेमाल किया। मुझे बेइज़्ज़त किया और कहा कि वो मुझसे नफ़रत करता है, कि वो मुझे जान से मार डालना चाहता है। फिर भी मैं समझूँ उसने ये सब बेख़्याली में किया। मैं समझूँ कि ये सब उससे गलती से सरज़द हुआ। वो मजबूर हो सकता है मिस जहांदार। तुम इसकी हिमायत कैसे कर सकते हो? अलवीना को हकीकी सदमा पहुंचा था। तुम हमेशा मुझे कहते आए हो कि वो मेरे साथ मुखलिस नहीं है। हमेशा उसे मुझसे मुतनफ़र करते आए हो। और अब जब मेरा दिल शुबहात का शिकार हो गया है, तो तुम कहते हो कि वो मजबूर हो सकता है, कि जो उसने किया वो गुस्से में दिया गया रद्द-ए-अमल हो सकता है। मैंने यह कहा कि वो खुदगर्ज़ है। ये नहीं कहा कि वो आपसे मोहब्बत नहीं करता। अलवीना कुछ कह नहीं सकी। गोल नुक्ते स्क्रीन पर हिलते नजर आ रहे थे। ये रास्ता आपने चुना है मिस जहांदाद। मैंने आपको बताया था कि वो गलत है, लेकिन आपने यही रास्ता चुना। ये आपका इंतखाब था। मेरा इस पर इख्तियार नहीं था। मैं वापस नहीं पलट सकती। मैं वापस पलटना ही नहीं चाहती। अलवीना ने कर्ब से आंखें मूंद ली थी। तुम्हें नहीं पता मुझे जुरैज हसन से किस कदर मोहब्बत है। तुम्हें नहीं पता। शायद मैं जानता हूँ मिस जहांदाद। जभी तो आपको आपके हाल पर छोड़ दिया है। मैं बुरी नहीं हूँ। मैं जुरैज का बुरा नहीं चाहती। मैं तुम्हें और तुम्हारा बुरा नहीं चाहती। मैं बिलाल का बुरा भी नहीं चाहती। वो अब लगती जा रही थी। पर मैं बुरा कर रही हूँ। मैं एक बेवफा शख्स से मोहब्बत करके खुद को बर्बाद कर रही हूँ। उस शख्स की बीवी का हक छीन रही हूँ। मैं अपने अपने शौहर का हक छीन रही हूँ। आपकी शादी जिन हालात में हुई है, वो साज़गार नहीं थे। अगर आप बिलाल को अपना शौहर नहीं मानती, तो आप भी गलत नहीं हैं, मिस जहांदाद। फिर वो मेरा शौहर है। वो अपना एहतसाब कर रही थी। मैं मानूँ या ना मानूँ, वो मुझ पर हक रखता है। मैं उसके साथ ज़बान दराज़ी करती हूँ, उसको बेइज़्ज़त करती हूँ, इसको बेग़ैरत कहती हूँ, लेकिन वो बर्दाश्त करता है। वो बर्दाश्त क्यों करता है? मैंने बिलाल को लाख मर्तबा बदकिरदार कहा, उसके माथे पर बल भी ना आया। आज मैंने ज़ुरैज़ को बदकिरदार कहा, उसने मुझे जवाबन दिल से निकाल बाहर फेंका। फिर आप क्या चाहती हैं मिस जहांदाद? वो सवाल एक लम्हे का था और सवाल पूरी पूरी ज़िंदगी का था। मैं चाहती हूँ बिलाल मुझे छोड़कर किसी ऐसी औरत को चुने जो इसके लायक हो। मैं चाहती हूँ ज़ुरैज़ शफ़क़ को छोड़कर मुझे अपना ले, क्योंकि मैं उसके लायक हूँ। फिर मेरा सहारा लेना छोड़ दें। उसे लगा इन 3 घूमते नुक्तों में अजीब-सा मलाल था। अल्फ़ाज़ नज़र आ रहे थे। मैं ना आपका ज़ुरैज़ हूँ, ना आपका बिलाल। आप जो कहना चाहती हैं अपने आशिक से कहें या अपने शौहर को बताएँ। मैं आपके लिए कुछ नहीं कर सकता। मैं अभी कुछ नहीं हूँ। तुम कौन हो? वो सवाल जो हमेशा करती थी, जिसका जवाब कभी नहीं मिलता था। वो दूसरी जानिब पर मौजूद नहीं था। अलवीना जान गई थी। ज़ुरैज़ हसन कहीं ज़हन में न रहा। बिलाल सोचों से महव हो गया। वो इस पहलू पर सोचती रही। वो किसी से मोहब्बत करती है और कोई इससे मोहब्बत करता है।
کوئی ایسا جو سمجھتا ہے الوینا جہاں داد لا حاصل ہے؟ وہ صورتحال پر غور کرتی رہی، پھر جھٹکے سے اٹھی، سیڑھیاں اتر کر نیچے لاؤنج میں آئی۔ بلال، وہ ابھی تک اسی انداز میں بیٹھا تھا، لیپ ٹاپ گود میں تھا اور سر صوفے کی ہتھی پر ٹکا ہوا تھا۔ اپنا نام سن کر چونکا، پھر الوینا کو دیکھ کر اپنا چہرہ سپاٹ کر لیا۔ فرمائیے۔ الوینا محسوس کرتی تھی وہ اس سے نظریں نہیں ملاتا تھا، شاید وہ اس قابل ہی نہیں تھی کہ وہ اس سے نظریں ملا کر بات کرتا۔ میری جاب چلی گئی۔ تم کوئی جاب بھی کرتی تھی؟ بلال نے طنز کیا۔ مجھے لا پریکٹس نہیں کرنا، مجھے کسی کے ساتھ اس کے چیمبر میں نہیں بیٹھنا۔ تو بلال کا لہجہ مصروف تھا۔ تو یہ کہ تمہیں بتا رہی ہوں۔ کس لیے؟ وہ متوجہ تھا۔ الوینا کی بھویں سکڑ گئیں، پھر آہستہ آہستہ اعصاب ڈھلے۔ اس نے سلا۔ بلال کہہ رہا تھا، میں تمہاری بات سنوں جب میری کہی ہوئی کوئی بات تمہارے لیے معنی رکھتی ہو الوینا۔ الوینا کچھ نہیں بولی، کھڑی رہی، پھر پلٹ کر کمرے میں جانے لگی۔ سنو۔ الوینا رک گئی۔ بلال اسے دیکھ رہا تھا۔ ابھی کیوں رو رہی تھی؟ وہ پوچھ رہا تھا، اور الوینا کو لگا اس کی آنکھیں بھر آئی ہیں۔ کیا وہ دوبارہ طنز کر رہا ہے؟ کیا وہ صرف معلومات کے لیے پوچھ رہا ہے؟ اس نے جواب نہیں دیا، چلتی چلی گئی۔ آج رات تمہارے مرحوم باپ کے گھر جانا ہے، بلال نے بآواز اسے مطلع کیا تھا۔ الوینا ایک بار پھر رک گئی۔ کس لیے؟ خالہ سے ملنا ہے، وہ کہہ کر پھر لیپ ٹاپ پر جھک گیا۔ الوینا نے پس و پیش نہیں کی، وہ تو لوگوں کی قوتوں کے آگے مزاحمت کرتی کرتی تھک گئی تھی۔ ہانیہ امید سے تھی، جہاں داد ہاؤس میں اس کی اہمیت پہلے سے بھی بڑھ گئی تھی۔ منان کا پیار اور بھی پختہ ہو گیا تھا۔ بے شک میں میکے گئی تھی، عمیر اب بہت کم جہاں داد ہاؤس کا چکر لگاتا تھا۔ کام بلال کا ہی تھا۔ وہ حنان سمیت دیر تک خالہ کے سامنے بیٹھا رہا۔ شاید فیکٹری کا معاملہ تھا۔ خالہ حصے کی بات کر رہی تھی، بلال کچھ طلب کر رہا تھا۔ الوینا کو کانا پھوسی کی عادت نہ تھی، اس کے جاسیہ سے خوشگوار مراسم نہ تھے، سو وہ دیر تک لاؤنج میں کنسا کے ساتھ بیٹھی رہی۔ میں اداس ہوں باجی، وہ واقعی رو دینے کو تھی۔ آپ بھی چلی گئی ہیں، بلال بھیا بھی چلے گئے ہیں، آپ یہاں بہت کم آتی ہیں، وہ یہاں بالکل نہیں آتے ہیں۔ الوینا چپ تھی۔ وہ یہاں آتی تو ہونٹ سیے تھی، چہرے پر کرختگی سجائے رکھتی تھی۔ یہ سب آستین کے دشمن تھے، یہ سب اس کی کہانی کے ولن تھے۔ تبھی دہلیز میں کھٹکا سا ہوا۔ وہ چونکی کہ شاید بلال ہے۔ دیکھا تو سامنے سے حنان چلا رہا تھا۔ اس کا رخ سیڑھیوں کی جانب تھا، لیکن الوینا کو دیکھ کر بدل لیا تھا۔ لیڈی ڈیانا، وہ چہکا تھا۔ اس کی مسکان بھی طنزیہ تھی، اس کی نگاہیں بھی طمزیہ تھیں۔ دھم سے وہ صوفے پر آ بیٹھا تھا، پھر کنسا سے کہنے لگا، جاؤ چھوٹو، میرے لیے پانی لاؤ۔ کنسا بگڑی۔ مہینے میں ایک بار اس کی بہن آئی ہے، اور اس دوران بھی وہ اس کے پاس نہیں بیٹھنے دیا گیا۔ وہ بادل نخواستہ اٹھی تو حنان کی نگاہوں کا مرکز ایک بار پھر الوینا کا چہرہ بن گیا۔ اور سنائیں، عیش کر رہی ہیں میڈم؟ یا ایسے کہوں کہ شوہر کو عیش کروا رہی ہیں؟ وہ مسکرا رہا تھا۔ الوینا نے چہرہ موڑ لیا تھا۔ کیا مزے ہیں نا بلال کے۔ بیٹھے بٹھائے اسے خوبصورت کریئر وومن مل گئی، فیکٹری کا حصہ بھی مل گیا۔ بڑے نصیب ہے۔ تم جیسے نکھٹو کو بھی تو ایک بیٹھے بٹھائے بیوی مل گئی، حالانکہ نہ شکل ہے نہ صورت، باپ کے چھوڑے ہوئے پیسے پر سانپ بن کر بیٹھے ہو، افیم کی ترسیل کرتے ہو، کس قدر خوش نصیب ہو۔ قسمت کی بات ہے الوینا، وہ کھل کر ہنسا۔ میں بھی کیا بے وقوف تھا جو تمہارے پیروں کی دھول بنا رہتا تھا، تم سے جدا ہو کر جیسے مکمل ہو گیا ہوں۔ اور ہاں، میری بیوی میری بات مانتی ہے، میری پسند پر چلتی ہے، شکر ہے وہ تم جیسی زبان دراز اور بے غیرت عورت نہیں ہے، شکر ہے وہ تم سے کہیں درجے بہتر ہے۔ الوینا کا چہرہ لال ہو گیا، وہ چھٹکے سے صوفے سے اٹھی، اسی لمحے حنان بھی اٹھا۔ الوینا صوفہ پار کر کے قالین پر نکلے تو اس نے الوینا کا بازو تھام لیا۔ اور کیا وہ ایس پی کا بیٹا ابھی بھی سین میں ہے الوینا؟ اب وہ الوینا کے دل پر وار کر رہا تھا۔ اس کا حد تک امیز لہجہ الوینا کو جلال دے گیا تھا۔ یا بلال نے تمہیں اس قدر اسیر کر دیا ہے کہ اب تمہیں اس کی ضرورت نہیں رہی؟ مجھ سے دور رہو حنان۔ اسے اس کے حصار میں الجھن سی ہو رہی تھی، جانے کنسا پانی لے کر اب تک واپس کیوں نہیں آئی تھی؟ کیوں؟ پہلے تو تمہیں لوگوں کو ملتجی نگاہیں لیے اپنے قریب دیکھنے میں مزہ آتا تھا، اب کیا ہوا جو تم یوں بدل گئی ہو؟ حنان نے مزید سختی سے اس کا بازو تھاما۔
अलवीना ने छुड़ाया और ऐन इसी वक्त बिलाल फूफो के कमरे से बरामद हुआ। हनान ने इसको देखा तो अलवीना के बाजू पर खुद ब खुद गिरफ्त ढीली हो गई। अलवीना ने बाजू पर ही खींच दिया, पर वो जानती थी बिलाल ने अगर सब नहीं सुना है तो देखा जरूर है। उसने इस्तफसार नहीं किया, लेकिन उसकी आंखों में नापसंदीदगी झलकी थी। अलवीना पूछ रही थी कि क्या अब वो घर जा सकते हैं और लंबे लंबे ढक भरती पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ गई थी। बस एक बार उसने पलट कर देखा था तो बिलाल स्पॉट चेहरा लिया हनान से कुछ कह रहा था। अलवीना ने मुंह फेर लिया और पोछ तक आई। कितनी ही देर वो कार में बैठी रही। बिलाल कुछ मिनटों बाद आया था। बिलाल इससे बिला जरूरत बात नहीं करता था, अक्सर चुप रहता था, लेकिन आज उससे खामोश नहीं रहा गया। क्या कह रहा था हनान? उसने पूछ ही लिया। अलवीना ने नखवत से सर झटका। वो पूछ रहा था कि मैं कितनी बार तुम्हें अश्क करा चुकी हूँ। वो पर यकीन थे कि बिलाल अब खामोश हो जाएगा। खिलाफ तवक्का बिलाल हंसा, खुलकर हंसा। और फिर तुमने उसे बताया? वो हंसते हुए कह रहा था कि तुम मुझे अपने करीब तो क्या अपने कमरे के करीब भी फटकने नहीं देती। उसे बताती कि तुम्हारा शौहर इस कदर मसनूम है कि अलग बेड पर अलग कमरे में सोता है और ऐन मुमकिन है कि अगले माह तक वो अलग घर में ही शिफ्ट हो जाए। अलवीना ने घूर कर उसे देखा। उसके सर पर लगी और तलवों में बुझी थी। तो तुम इस घर में तुम्हारी माँ का वजूद जो हिस्सा है वो लेने आए थे? जायदाद की मांग करने आए थे? क्यों? है ना? बिलाल की नजरें सड़क पर जमी थी। इसका लहजा मतवाजी था। मैंने घर में से हिस्सा नहीं मांगा। खाला खुद देने पर बजिद है। मैंने तो बस फैक्ट्री में से हिस्से की मांग की थी। क्यों? अब तुम अफीम बेचते बेचते थक गए हो? बिलाल की नजरें हनूज सड़क पर थीं। इसने नफी में सर हिलाया। ये पेशा तुम्हारे बाप, तुम्हारे चाचा और तुम्हारे ताया का है। ना इसमें मेरी माँ का कोई अमल दखल है और ना मेरे बाप का। मुझे अपने खानदान का नाजायज़ कारोबार में शिरकत करने की ज़रूरत नहीं है। नाजायज़ कारोबार से कमाए गए पैसों की ज़रूरत है या नहीं? अलवीना का तंज कैसा था कि बिलाल ने पलटकर उसे देखा। अलवीना महसूस कर सकती थी कि वो उसे ही देख रही थी। फिक्र करने की ज़रूरत नहीं है। वो पैसा खुद पर खर्च नहीं करूँगा। अलवीना ने कोई जवाब ना दिया। बाकी सफ़र खामोशी से कटा। घर वापस आए तो अलवीना ने कमरे में जाने से पहले फ़ोन चेक किया। ज़ुरैज़ का कोई मैसेज ना था, कोई कॉल ना थी। उसके दिल में बेनाम सा दर्द उठा। अब रिश्ते एक लम्हे के लिए सानवी हो गए। वो अपने कमरे की दहलीज पार नहीं कर सकी। बेख्तियार 2 कदम पीछे हटी और बालकनी में आ ठहरी। कुछ उदासी सी, पुरमलाल सी। तभी उसे अपने पेट के गिर्द किसी के बाजुओं का हिसार महसूस हुआ। वो तब गई, गरज उठी। मैं कुछ दिनों में तुमसे डाइवोर्स पेपर्स मांग लूंगी। अभी मांगे तो नहीं। सरगोशी उसके कान के करीब बहुत करीब से आई थी। अलवीना ने महसूस किया कि अगर वो पलटी तो मज़ाहमत नहीं कर पाएगी। मैं कल कोर्ट जाऊंगी, उसने होंठ भींचते हुए कहा, और एक रिस्ट्रिंग ऑर्डर फाइल करवाऊंगी, जिसकी रोज से जब तक हमारी तलाक नहीं हो जाती तुम मुझसे 6 फुट के फासले पर रहोगे। क्या तुम कोर्ट जा सकती हो? क्या तुम्हारा मौजूदा सूरत हाल में वकला के साथ झगड़ा नहीं चल रहा? अलवीना का दिल धड़का। वो ये क्या बात कह रहा है? क्या कह रहा था? वो उजलत में पिलती, लेकिन मजीद आगे नहीं बढ़ सकी। बिलाल राह में हायल था। वो आगे नहीं जा सकी। और मैं कोई वारिस हूँ जो अच्छे फुट के फासले पर नहीं रही तो तुमसे लिपट जाऊंगा? अब भी लिपटे खड़े हो, अलवीना फाड़ खाने वाले लहजे में बोली तो बिलाल के लबों पर हल्की सी मुस्कान उभरी। अबरू इस्तेजाब में उठी। वो 2 कदम मजीद आ गया और अलवीना रेकिंग पर टिक गई। वो गैर महफूज थी। हाँ, वो इस वक्त बिल्कुल भी महफूज नहीं थी। तुम इसे लिपटना कहती हो? अलवीना के दिमाग में घंटी बजी। वो मजीद करीब हुआ। क्या तुम्हें बताऊं लिपटना किसे कहते हैं? बिलाल प्लीज। वो सिमट कर रह गई। इल्तिजा कर रही हूँ, लेकिन लहजा हुक्मिया बना रखा है। वो वाज़े टॉर्चर कर रहा था। अलवीना सख्ती से होंठ नीचे बदन समेटे खड़ी थी। मेरा लहजा ऐसा ही है, बदल नहीं सकती। इसकी पूरी कोशिश थी वो मजबूत रहे। बिलाल ने दोनों बाजू इसके दाएं बाएं रेगिंग पर टिका लिए थे। वो मुकीद खड़ी रह गई। वो कैद किए खड़ा रहा, ना खुद गया ना उसे जाने दिया। और फिर अलवीना के फ़ोन की स्क्रीन रोशन हुई। अगले ही सेकंड में टोन की आवाज़ आई। अलवीना का सर बालकोनी से नीचे झूल रहा था। वो देख नहीं सकी। अलबत्ता बिलाल की नज़रें लम्हा भर के लिए झुककर अलवीना के फ़ोन पर पड़ी और मज़ीद अंधेरी हो गई।
अलमीना ने महसूस किया वो पलट गया था। उसने अपनी बंद आंखें खोली तो खुद को बिलाल के हिसार से आज़ाद पाया। खुद को बालकोनी में अकेला पाया और बिलाल को अपने कमरे की जानिब बढ़ते देखा। उसने फ़ोन सीधा किया। स्क्रीन पर बस 2 अल्फ़ाज़ लिखे थे, अलवीना का ज़ुरैज़। अलवीना का दिल कई टुकड़ों में तक़सीम हो गया। वो उसे कॉल कर रहा था। वो अलवीना को कॉल कर रहा था। उसने जल्दी से सब्ज़ बटन पर क्लिक करना चाहा, लेकिन निगाहें खुद ब खुद अपर लेफ्ट कमरे तक सफ़र कर गईं। बिलाल ने पूरी कुव्वत से दरवाज़ा लगाया था। अलवीना की उँगली खुद ब खुद सुर्ख़ बटन तक हरकत कर गई। वो 2 कश्तियों की सवार थी। बिलाल का होना नहीं चाहती थी, ज़ुरैज़ को छोड़ नहीं सकती थी। सुबह फ़ोन देखा तो बतेरी कॉल्स आ चुकी थी। नाश्ते के बाद देखा तो तादाद दुगनी हो गई थी। दोपहर के वक़्त उसने मोबाइल ही ऑफ़ कर दिया। वो अब की बार कदमों की धूल नहीं बनेगी। अब वो इस कदर आसानी से शिकस्त तस्लीम नहीं करेगी। बिलाल भी आज ऑफ़िस से वापस नहीं आया। वो दिन भर फ़ोन पकड़े खिड़की के पास बैठी रही। फिर 4 बज गए। शाम उगने लगी। वो जाने कब बैठे-बैठे ही ऊँघने लगी। इसकी नींद कार के हॉर्न से टूटी। तो क्या हुआ अलवीना? कार ज़काई कॉलोनी से गुज़रती हैं। उसने निगाह उठाई। सब्ज़ाज़ार के उस पार उजली सड़क पर डाली तो दरख्तों के दरमियान दौड़ती सफ़ेद लिमोज़ीन दिखाई दी। अलवीना का दिमाग भग से उड़ा। आँखों के सामने छाया साया मिनटों में छँटा। सुरेश, वो दुपट्टा सँभालती उठी, भागते हुए बाहर आई। मंज़र वही था। तब रात थी, अब दिन था। तब अलवीना ने उसे बुलाया था। आज वो खुद आया था। अलवीना के कदमों को ब्रेक दरवाजे के करीब लगी। दूसरी जानब वो कार से उतर रहा था और लंबे-लंबे डग भरता दरवाजे के उस पार आ लगा। अलवीना, उसकी आंखों में बेचैनी थी, बेकरारी सी थी। इससे पहले कि वो गेट के दोनों सलाखें थामता, अलवीना ने पूरा गेट खोल दिया। वो दीवाना झोंक में चलता आ रहा था और उसके करीब आ रुका। मैं मैं बदकिरदार नहीं हूँ अलवीना। अलवीना ने देखा उसके लब कांप रहे थे, हाथ थरथरा रहे थे। मैंने शफ़क़ को एक्सप्लॉइट नहीं किया। उससे प्यार नहीं करता, वैसे मोहब्बत नहीं करता, इसे निकाह नहीं करना चाहता था। सुरेश, अलवीना ने इसके दोनों हाथ थाम लिए, पर वो बोलता जा रहा था। निगाहें किसी खलाई नुक्ते पर मरकूज़ थीं। उस रात मुझसे गलती हो गई थी। हाँ, बहुत बड़ी गलती हो गई थी। पर मैं शर्मिंदा था अलवीना। मैंने माफ़ी माँगी थी, कई बार माँगी थी, जबकि गलती मेरी नहीं थी। शुरुआत मैंने तो नहीं की थी, पर दे जस्ट ट्रैप्ड मी। अंकल ने कहा मैंने इनकी बात नहीं मानी तो वो मेरा मामला बढ़ा-चढ़ाकर मेरे फ़ादर को सुनाएँगे, मीडिया को बताएँगे और मुझे रेपिस्ट कहलवाएँगे। अरवीना ने बहुत नरमी से इसके दोनों बाजू थाम लिए। जुरैज ने सर झुकाकर उसे देखा। उसकी आंखों में भी बेकरारी थी, इंतहा की बेचैनी थी। मैं डर गया था अलवीना। उसने तकरीबन सरगोशी ही की थी। मैं डर गया था कि अगर मैंने मज़ाहमत की तो वो मुझे बरहना करके पूरे शहर को दिखाएँगे। मैं डर गया था कि वो मुझे मेरे बाप की नज़रों में गिरा देंगे। मैंने तुम्हें इस सब से बेखबर रखा क्योंकि अलवीना मुझे डर था कि मैं तुम्हें खो दूँगा। उसने नरमी से अलवीना के गाल पर हाथ रखा। वो सिमट सी गई थी। मुझे अपनी इज़्ज़त बहुत प्यारी है अलवीना, पर तुम सा प्यारा कोई नहीं है। अलवीना का दिन छनाके से टूटा, कई टुकड़ों में तक़सीम हुआ, फिर रेज़ा-रेज़ा हुआ और आखिर में पिघलने लगा। ज़ुरैज़ ने उसे नरमी से खुद से जोड़ लिया और सर इसके कंधे पर रख दिया। अलवीना की रही सही मज़ाहमत भी ख़त्म हुई। उसने आखिर कैसे सोच लिया कि इसका ज़ुरैज़ हसन बेवफ़ाई कर सकता है? आखिर कैसे सोच लिया कि वो मोहब्बत से दस्तबरदार हो सकता है? ये बात सच है कि ऐसा ज़रूर लगता है। उसे करीब से देखूं तो दूर लगता है। मुझे पता है कि साज़िश इसी की है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे वो बेकसूर लगता है। उसने बताया कि वो कितना मजबूर हो गया था, जैसे माज़ूर हो गया था। इसकी शर्ट ढीली-ढाली सी थी, पैंट मैली सी थी, कोट नदारद था, आंखें लाल-लाल थीं। अलवीना के दिल का नरम गोशा जाग गया था। ज़ुरैज़ हसन के लिए हमेशा जाग जाता था। उसे तुम्हारे दिमाग में सिर्फ ज़हर भरा। वो उसे अक्सर मुलाकातों पर कहता था। मैंने उसे नज़र भर कर भी नहीं देखा, छुआ भी नहीं था। वो खुद चलकर मेरे पास आई थी, वो खुद मेरी तरफ माइल हुई थी। अलवीना उसे बोलने देती, उसे बगौर सुनती, उसके हाथ थाम लेती। वो मज़ाहमत से बाज रहती थी, हिफाज़त की परवाह नहीं करती थी। सुरेश थामना चाहता तो हाथ फैला देती, चूमना चाहता तो सर झुका देती। उसे करीब बुलाता तो हुक्म बजा लाती। वो समझती थी, उसने अब इनकार हुआ तो वो सब खो देगी। ज़ुरैज़ ने उसके इनकार पर एक बार निगाहें फेर ली तो वो रो देगी।
وہ उसे सब माफ़ कर चुकी थी। एक बार, हर बार की तरह एक बार फिर कुर्बान हो गई थी। फिर औरत का तो नाम ही कुर्बानी है, इसका काम ही कुर्बानी है। उसकी ज़ुरैश से सुलह को तीसरा महीना था जब अलवीना ने मालिया को देखा। वो कैफ़े में बैठी थी, ज़ुरैश के साथ कॉफ़ी पीने आई थी। जब कंधे पर बैग डाले कैफ़े से मालिया ने उसे देखकर उसी की तरफ आई थी। अलवीना की रंगत एक पल के लिए फ़क हुई थी। वो बिलाल की महबूबा, वो अमरीकी औरत, वो पाकिस्तान में थी, वो इसी शहर में थी, वो जाने कब से यहाँ थी। सबसे अहम बात थी कि वो उस वक़्त इसी कैफ़े में थी। उसने देख चुकी थी। अलवीना, उसने मखसूस ब्रिटिश लहजे में अलवीना का नाम लिया। फिर घूमकर कुर्सी की दूसरी तरफ देखा। अलवीना का हलक कड़वा हुआ। हाँ, वो उसे जुरैज के साथ देख चुकी थी। आप वो जुरैज से ही मुखातिब थी। जुरैज लम्हा भर को ठटका। सवालिया निगाहों से अलवीना को देखा था। ये बिलाल की दोस्त है, इनफैक्ट दोस्त से भी ज्यादा अहम शख्सियत है। अलवीना ने सुलगते हुए जुरैज को बताया, लेकिन मालिया हंस दी। उसे तारुफ पसंद आया था। वो हंसी उस दोस्ताना लहजे में गुफ्तगू करने लगी तो जुरैज उठ गया। वो सिर्फ अलवीना के लिए वक्त निकाल कर आया था। उसे कोर्ट वापस जाना था। वो उठ गया तो अलवीना भी सारे आदाब बलाए ताक रखते हुए उठ खड़ी हुई। मालिया से कह गई, तो फिर तुम और बिलाल कब शादी कर रहे हो? मालिया मुस्कुराई। उसने कंधे उचका दिए। मेरे और बिलाल के रिलेशन का तुमसे क्या ताल्लुक? क्योंकि बिलाल मेरा शौहर है और तुमसे मोहब्बत करता है। जितनी जल्दी तुम इससे शादी के लिए हामी भरोगी, वो मुझे तलाक देगा और मुझे आज़ाद कर देगा। मालिया जवाबन बहुत देर तक मुस्कुराती रही। तुम कुछ भी नहीं जानती हो अलवीना, उसने मजाक उड़ाने वाले अंदाज में कहा और अलवीना लाल हो गई। उसे मालिया हमेशा से नापसंद थी, जैसे उसे शफक से नफरत थी। उसे देखे 7 दिनों से ज्यादा अरसा हो गया था। अलवीना मुतजब थी कि वो इतने अरसे से खामोश कैसे है। वो अपने लिए जरूर इसके जुनून से वाकिफ थी, फिर इसकी रियाजतों से घबरा भी जाती थी। उसे मालूम हुआ वो मसरूफ था। उसे पता चला वो केस पर काम कर रहा था। तुम हर केस कैसे झेल लेते हो? वो इसके साथ के हर पहलू से मबहूत थी। इसे बुरी तरह मुतासिर थी। जवाबन जुरैज ने लबों पर मुस्कान भराई। दुरानी गुफ्तगू वो पहली बार मुस्कुराया था और मुस्कुराते हुए कितना अच्छा लगा था। मैं मिलेनियम का टॉपर हूँ, एलएलएम में गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। यूं ही तो शोहरत नहीं मिलती, यूं ही तो पता नहीं मिलती, और यूं ही तो अलवीना जहां दाद नहीं मिलती। उसका कितना दिल किया कि वो कहते, लेकिन जुरैज दोबारा फाइलों में मसरूफ हो गया। अलवीना ने अपने तासुरात छुपाकर फाइल उठा ली। बनाम सरकार, वो अगले हिस्से पर ठटक गई। तुम कानून के खिलाफ जा रहे हो। मैं एक मुल्ज़िम को डिफेंड कर रहा हूँ सिर्फ, उसने सादा से लहजे में जवाब दिया। वही मुल्ज़िम जिसे प्रोसिक्यूटर बआसानी मुजरिम साबित कर सकता है? अलवीना पर हैरतों के पहाड़ टूट रहे थे। तुम एक क्रिमिनल को डिफेंड कर रहे हो? तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? सुरेश खामोश था। अलवीना को जानने में एक लम्हा था। जज कौन है? वो पूछ रही थी। बहुत तवक्कुफ के बाद जुरैज ने कहा था, जस्टिस सुलेमान। और अलवीना सारा मामला समझ गई। उसने पुरमलाल निगाहों से जुरैज को देखा। वो तुमसे एक मुजरिम की हिमायत करवा रहे हैं। उन्होंने तुम्हारे दफ़ाई वकील के तौर पर मुंतखब किया है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो प्रोसिक्यूटर केस को जितना भी आसान समझे, जब दिफा में जुरैज हसन खड़ा होगा तो केस की काया ही पलट जाएगी। हम सजा मिलने तक मुल्जिम को मुजरिम नहीं कहते अलवीना। उसकी हल्की सी आवाज़ बरामद हुई। अलवीना ने सुना ही नहीं। वो अपनी कहती जा रही थी। उन्होंने तुम पर दबाव डालकर ये मुकदमा तुमको सौंपा। उन्होंने ऐसा ही किया है ना? वो मुल्जिम को बचाना चाहते हैं, इसमें कोई मुज़ायका नहीं। तुम इन्हीं की ज़ुबान बोल रहे हो। अलवीना शिकस्तगी से पलटी थी। तुम इनका हुक्म टाल क्यों नहीं देते सुरेश? तुम अच्छी तरह जानती हो कि क्यों। सुरेश ने सर झुका लिया। अलवीना सदमे से उसे देखेगी। तुम अपने लिए स्टैंड ले सकते हो सुरेश, प्लीज। ये केस। सुरेश ने उसे दरमियान में ही टोक दिया। तुम्हें अब घर जाना चाहिए अलवीना, रात काफी हो गई है। वो निगाहें नहीं मिला रहा था। अलवीना से मुंह फेर लिया था। अलवीना को हकीकी सदमा लगा। उसने कुछ कहने के लिए मुंह खोला और अपना हाथ सुरेश के हाथ पर धर दिया। सुरेश, तुम इन्हें मना। अलवीना को उसने नरमी से कहा, लेकिन अलवीना तड़प कर उठी। उसे दिली सदमा पहुंचा था। हकीकी तकलीफ हुई थी। जुरेज इसके लिए बहुत अहम था। वो उसे तकलीफ में नहीं देख सकती थी। वो शिकस्त खुर्दा कदमों से चलती बाहर आई और ठठक गई।
सड़क की दूसरी तरफ स्याह BMW यू से टेक लगाए बिलाल इफ्तितादा था। अलवीना उसकी चुभती निगाहें दूर से ही भांप गई थी। लंबे लंबे डग भरती उसके करीब आई थी। मेरी ड्राइवरी करने आए हो? उसे अच्छा नहीं लगा था। तुमने वक्त देखा है? उसकी पेशानी पर खफकी के आसार नुमाया थे। मैंने तुम्हें तुम्हारे दिन में तुम्हारे आशिक के साथ घूमने फिरने की आज़ादी दी है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम रात को वापस ना आओ। तुमने आज़ादी नहीं दी है, यही मुआहिदा हुआ है। मैंने कोई मुआहिदा नहीं किया अलवीना। जो बाउंड्रीज हमने कायम की हैं इन पर नहीं चलोगी तो खुदा की कसम मेरा दिमाग खराब होने में बस 1 मिनट लगेगा। नाउ गेट इनटू द कार। मैं खुद चली जाऊंगी, उसने जिद की। बिलाल ने उसका बाजू खींच कर उसे कार की जानिब धकेला। सुना नहीं मैंने क्या कहा? मैंने तुम्हें कहा था मुझे छुआ भी मत करो बिलाल, और मैंने कहा था कि मुझसे तमीज से बात किया करो अलवीना। उसने इतना कहकर पूरी कुव्वत से दरवाज़ा खींचा। अलवीना तन फन करती अंदर बैठ गई और खुद को लॉक कर लिया। बिलाल दूसरी तरफ से ड्राइविंग सीट तक आया तो दरवाज़ा बंद था। अलवीना खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर कार लॉक कर चुकी थी। बिलाल बिगड़ गया। दरवाज़ा खोलो अलवीना। गुस्सा उसकी आंखों से आया हो रहा था। मैंने कहा ना, मैं खुद चली जाऊंगी। उसने आंखें घुमाई और बैकवर्क एक्सीलेटर दबाया। कार झटके से आगे निकल गई। बिलाल सब्र की घूंट भरता खड़ा रह गया।